सर्विस डिलीवरी टर्म से ही क्लियर है कि यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने सर्विसेज को कस्टमर को या फिर अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है, यानी कि उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो सर्विस डिलीवरी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू कस्टमर्स और द इंटरनल क्लाइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल क्लाइंट होते हैं या फिर जो कस्टमर्स होते हैं सर्विस अवेल करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो गई या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, तो ये किस तरीके से अपने सर्विसेज को कस्टमर को, क्लाइंट को प्रोवाइड करती हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं, वही सारी चीज़ें सर्विस डिलीवरी में आपको पढ़नी होती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इन विच द प्रोवाइडर सप्लाइज द सर्विस एंड द कस्टमर परचेजेज इट, यानी कि सर्विस डिलीवरी में यहाँ पे जो है इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आपने सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा होगा कि यहाँ पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस अवेल कर रहा है दोनों का इंटरेक्शन होना यहाँ पे जरूरी होता है। क्लियर। तो सर्विस डिलीवरी के ऑप्शंस की बात करें, यानी कि किस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने सर्विसेज को जो है कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होता है डायरेक्टली जो है कस्टमर्स जो है वहाँ पे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे IRCTC की टिकट बुकिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या है, IRCTC की वेबसाइट पे आप जाते हैं, डायरेक्ट टिकट बुक करते हैं और आप जो है उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। किसी होटल में आपको रूम लेना है, आप जाइए होटल में जो है उस सर्विसेज को जो है आप अवेल कर सकते हैं। कहीं हॉस्पिटल में जाना है, सीधे हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे सर्विस को अवेल करिए। दूसरा तरीका क्या है, सर्विस प्रोवाइडर एजेंट और ब्रोकर, यानी कि अगर आप डायरेक्ट नहीं जा रहे तो किसी एजेंट या किसी ब्रोकर के जरिए भी जो है आप सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैवल एजेंट होते हैं, टूर पैकेज होता है, तो ये सब क्या करेंगे, आप जो है सीधे होटल जाने की जरूरत नहीं, आप जो है एजेंट के पास जाइए, एजेंट जो है आपको डिफरेंट होटल में बुकिंग दे सकता है, डिफरेंट एयरवेज का या फिर ट्रेन का टिकट बुक करके आपको दे सकता है। तो या तो आप डायरेक्ट भी जो है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्ट भी जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वो एजेंट या ब्रोकर के जरिए भी जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे रियल इंडस्ट्री में देखिए तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है जो नॉर्मली जो ज़्यादातर जो प्लॉट्स या फिर फ्लैट सेल होते हैं वो एजेंट या फिर ब्रोकर के जरिए ही सेल होते हैं। वहीं पे तीसरा ऑप्शन है फ्रेंचाइजिंग, यानी कि अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्टली या फिर एजेंट के जरिए नहीं तो वो फ्रेंचाइजी देकर भी जो अपने सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है कस्टमर्स को। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यूपी टेक है, NIIT है, तो ये है सब दिल्ली में, लेकिन इन्होंने अपने ब्रांचेस के फ्रेंचाइजीज दे रखे हैं। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल है दिल्ली का, लेकिन उन्होंने अलग अलग जगह पे ब्रांचेस देकर अपने सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। MACD बाहर की है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी दे रखी है और सर्विस को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो फ्रेंचाइजी देके भी जो है सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चैनल, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि इंटरनेट का यूज़ करके, यानी कि वेबसाइट का यूज़ करके, टेलीफोन आपने देखा होगा अक्सर आपके पास कॉल आता है, इंश्योरेंस ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो टेलीफोन के जरिए टीवी पे आप ऐड देखते हैं या फिर टेली शॉपिंग का जो ऐड आता है, इंटरनेट का जो भी हमने बताया दिया कि डिफरेंट वेबसाइट हो गया, खुद का वेबसाइट हो गया, तो ये सारे जो हैं ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ करके जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो डिफरेंट सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है। डायरेक्टली भी कर सकता है या फिर किसी इंटरमीडिएट का यूज़ करके, इंटरमीडिएट में एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, या फिर आपने फ्रेंचाइजी दे दी। क्लियर। तो इन सब के जरिए जो है सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है। बात कर लें कि सर्विस डिलीवरी की स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पे देखिए सर्विस डिलीवरी स्ट्रेटजी में बात हो रही है कि मतलब कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं या फिर एक जगह ही अवेलेबल है। सर्विस डिलीवरी स्ट्रेटजी तो उसमें से एक आता है इंटेंसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपने सर्विसेज को छोटे से छोटे वेंडर से लेके बड़े से बड़े स्टोर पे जो है अवेलेबल कराना चाहता है, जिससे कि कोई भी कस्टमर छूटने ना पाए। तो ए फॉर्म ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अंडर विच अ कंपनी ट्राइज टू सेल इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम ए स्मॉल वेंडर टू अ बिग स्टोर। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोडक्ट के केस में, गुड्स के केस में, कि एक छोटे से पान की दुकान पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी और बड़े स्टोर पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। हर जनरल स्टोर पे आपको जो है प्रोडक्ट मिल रहा होगा तो वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो इसी तरीके से ऐसे सर्विसेज जो हर जगह अवेलेबल हों तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जैसे कि क्या होता है कि बैंकिंग सर्विसेज देखिए तो आप देखेंगे तो हर जगह आपको जो है बैंक के ब्रांचेज या बैंक के ATM आपको जो है देखने को मिल जाते हैं। टिकट बुकिंग आप खुद भी टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर जो है डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एक साइबर कैफे पे चले जाइए, या फिर जो है स्पेशली एजेंट होते हैं टिकट बुक करने के लिए, उनके पास चलिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉप पे जो है कॉन्टैक्ट करके रखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देख लीजिए, तो भी क्या है, ये सब इंटेंसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्टोर पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट है
सेलेक्टिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से क्लियर है कि सेलेक्टिव होंगे, यहाँ पे हर जगह आप जहाँ पे चले जाओ वहीं पे आपको नहीं मिल जाएगा, सिलेक्टिव होंगे। इन्वॉल्व्स अ प्रोड्यूसर यूजिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट इन ए जियोग्राफिकल एरिया टू सेल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ जो है आप आउटलेट ओपन करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मैकडी हो गया, सीसीडी हो गया, तो आपको हर गली मोहल्ले में नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, आप कहीं किसी मॉल में चले जाइए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर बहुत बड़ा एरिया तो उसमें एक सीसीडी, एक पिज्जा हट का जो है आपको शॉप देखने को मिल जाएगा। तो ये सिलेक्टिव सर्विस यानी कि सिलेक्टेड जगह पे आपको जो है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे कस्टमर को जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि आप बगल चले गए, आपको बगल मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिक उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे वो स्टोर अवेलेबल होगा, जहाँ से वो सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है, स्ट्रेटजी है, दैट इज एक्सक्लूसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से क्लियर है कि एक्सक्लूसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक जियोग्राफिकल लोकेशन में सिर्फ एक अवेलेबल होगा। सिलेक्टिव में क्या है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव में क्या है, बहुत सारे होंगे। सिलेक्टिव में क्या है, कुछ जगह होंगे, और एक्सक्लूसिव में क्या है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में सिर्फ एक आपको मिलेगा। तो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एथोराइज ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटर टू कैरी आउट विद इन अ डेफिनेट रीजन। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देख लीजिए, तो पूरे कवर को, बहुत सारे बड़े लोकेशन को कोई एक ही जो है डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है। अपोलो हॉस्पिटल है तो लखनऊ में सिर्फ एक आपको अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। ताज होटल है तो लखनऊ में एक ताज होटल देखने को मिलेगा, दिल्ली में एक मिलेगा, मुंबई में एक मिलेगा। तो ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक जियोग्राफिकल लोकेशन में सिर्फ एक ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये एक्सक्लूसिव सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिफरेंट सर्विस डिलीवरी के स्ट्रेटजीज हैं जिसका यूज करके सर्विस को डिलीवर किया जा सकता है। किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पे जो है सर्विस की परफॉर्मेंस, सर्विस डिलीवरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सब डिपेंड करता है। कंपनी, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, इन तीनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कंपनी एम्प्लॉय के बीच में इंटरनल मार्केटिंग होती है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। वहीं पे कंपनी और कस्टमर के बीच में एक्सटर्नल मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, इन सब के जरिए कंपनी जो है कस्टमर्स के साथ एक्सटर्नल मार्केटिंग करती है। और फाइनली जो कस्टमर है वो जब ऑर्गेनाइजेशन पहुँचते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि वो इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो गई। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, तीनों का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्विस को डिलीवर करने में, सर्विस को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रोल ऑफ एम्प्लॉय इन सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्विस को डिलीवर करने में एम्प्लॉय का क्या रोल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि एम्प्लॉयज आर दी सर्विस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ही है जो एक्चुअल में सर्विस को प्रोवाइड करता है। बिना एम्प्लॉय के आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे लॉयर के आप पास पहुंचे, आप लॉयर के पास पहुंचे तो लॉयर अगर ना हो, वो एम्प्लॉय जो एज अ लॉयर है वहां पे वो ना हो, तो क्या आपको लॉयर सर्विस मिलेगा? नहीं। डॉक्टर, आप हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ना हो, अगर जो है नर्स ना हो, तो क्या आपको सर्विस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो एम्प्लॉयज आर दी सर्विस, एम्प्लॉय आर दी सर्विस। चाहे वो लीगल सर्विस की बात कर ले, हेयर कट की बात कर लीजिए, चाहे कहीं फिजिकल ट्रेनिंग आप लेने जा रहे हैं वहां की बात कर लीजिए, एम्प्लॉय के बिना सर्विस जो है पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉय प्रोवाइड द सर्विस, ये तो आपका रोल समझ आ ही गया होगा। एम्प्लॉयज आर दी ऑर्गेनाइजेशन इन दी कस्टमर्स आइज। आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, या फिर जो क्लर्क होता है, या फिर हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एक्चुअल में ना वही ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी एम्प्लॉय होता है उसको देख के आपको लगेगा हाँ यही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो एम्प्लॉय ही क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ही बनाते हैं। एम्प्लॉय आर द ब्रांड। बट ऑब्वियसली बात है, आप कहते हो ना कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज अच्छी हैं। तो फैकल्टी की वजह से कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज जो है वो ब्रांड बन जा रहा है कि यार हम वो वाली कोचिंग ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पे वो वाले सर पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉयज़ की वजह से उस कंपनी का, उस जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। तो एम्प्लॉयज़ आर दी ब्रांड। एम्प्लॉय आर दी मार्केटर। आपने देखा होगा कि जोमेटो के जो एम्प्लॉय होते हैं, कहीं प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं तो जोमेटो का टी शर्ट पहने रहते हैं, उनकी बाइक भी अलग कलर की होती है और वो लेके जा रहे होते हैं। ओला हो गया, उबर हो गया, अपना लोगो लगा के रखे हैं। तो एम्प्लॉय जो है क्या कर रहा है, वो सर्विस डिलीवर कर रहा है, साथ ही साथ मार्केटिंग भी कर रहा है। ओला आपने कैब बुक की तो जो एम्प्लॉय है, जो ओला ड्राइवर होगा, वो आपको सर्विस देने पहुंच जाता है आपके घर पे, और साथ ही साथ वहां से वहां आपके घर तक पहुंचने में जितने भी रास्ते उसने क्रॉस किए होंगे, जहां जहां से भी, वहां पे लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये ओला की कार है, उबर की कार है, यहाँ पे ओला मिल जाएगा, यहाँ पे उबर मिल जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज आर दी मार्केटर्स। विदाउट एम्प्लॉयज सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड। ये आप तो क्लियर ही होगा कि बिना एम्प्लॉय के सर्विस को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉय आर दी मोस्ट विजिबल एलिमेंट। एम्प्लॉय क्या है भाई, कहीं पे भी आप, कहीं पे भी सर्विस आप अवेल करने जा रहे हो तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस होता है वो कौन होता है, एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे सर्विस क्या
क्या है क्या नहीं है। तो मोस्ट विजुअल एलिमेंट होता है, या आप ये कह लीजिए कि मोस्ट फिजिकल एविडेंस होता है एम्प्लॉय। कहीं भी किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पे सर्विस मिल रही है, ये सर्विस मिल रही है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट रोल्स हैं सर्विस डिलीवरी में। तो आप यहाँ पे ये एक चीज़ कह सकते हैं कि सर्विस डिलीवरी में एम्प्लॉय का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना एम्प्लॉय के सर्विस को आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी पहलू की बात करें, रोल ऑफ कस्टमर्स इन सर्विस डिलीवरी, तो बिना कस्टमर के एम्प्लॉय सर्विस डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। कस्टमर को अगर सर्विस चाहिए तो बिना एम्प्लॉय को उसको सर्विस नहीं मिलेगी, और कस्टमर अगर नहीं है तो एम्प्लॉय जो है सर्विस डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि लॉयर है तो लॉयर के सामने कोई ना कोई कस्टमर होना चाहिए तभी तो अपनी सर्विस देगा उसको। डॉक्टर है तो डॉक्टर के सामने कोई ना कोई पेशेंट होना चाहिए तभी तो सर्विस उसको प्रोवाइड करेगा। बाल काटने वाला बैठा है, हेयर कट है, वो जो हेयर कट करने के लिए अगर उसके पास कोई जाएगा नहीं तो सर्विस किसको डिलीवर करेगा। तो विदाउट कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो कस्टमर जो है, कस्टमर इज द किंग, आप कहते हैं ना कस्टमर इज द किंग, तो एक्चुअल में कस्टमर इज द किंग, क्योंकि बिना कस्टमर के सर्विस के केस में आप सर्विस डिलीवर नहीं कर सकते हैं। कस्टमर आर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आपने देखा होगा कि जब तक डॉक्टर को पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन बताएगा नहीं कि हाँ हमारे यहाँ पे ये चोट लगी है, फिर ये प्रॉब्लम है, तब तक डॉक्टर उसको क्या सर्विस देगा, क्या ट्रीटमेंट दे सकता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। इसलिए कस्टमर आर प्रोडक्टिव सोर्सेज, यानी कि डॉक्टर अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सके, इसके लिए कस्टमर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसी तरीके से कस्टमर एज अ कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि अब लॉयर है, लॉयर को अगर केस जीतना है तो उस केस में कस्टमर को अपनी इंफॉर्मेशन, सभी हिस्ट्री, पूरी डिटेल आपको बताना पड़ेगा लॉयर को, तभी जो है लॉयर आपको सक्सेसफुली कोर्ट में केस जितवा सकता है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्लियर। कस्टमर क्या है, वो इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपको क्वालिटी सर्विस चाहिए, क्वालिटी सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर्विस के केस में कस्टमर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपको वो क्वालिटी या फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। अब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो, वहाँ पर आप उसको बताओगे नहीं कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, मिक्सिंग कैसी करनी है, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, मीठा चाहिए, तो आप बताओगे नहीं तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कस्टमर क्या है, कस्टमर इज द कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट इज कस्टमर एज कॉम्पिटिटर, यानी कि कॉम्पिटिटर का रोल भी कस्टमर परफॉर्म करता है। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होती हैं जहाँ पे कस्टमर जो है उनमें खामियां निकालता है, उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए बता के आता है। या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अकाउंटिंग या फिर ऑडिट या रिसर्च का जो सर्विस होता है वो नहीं लेते हैं, बल्कि खुद ही जो है ऑडिट और रिसर्च और अकाउंटिंग का काम जो है करवा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये कॉम्पिटिटर का ही रोल वहाँ पे परफॉर्म करने लगे। और एक फर्म है जो अकाउंटिंग का सर्विस प्रोवाइड करी, लेकिन उससे सर्विस ना लेके आप खुद ही अकाउंटिंग कर ले रहे हो, तो दैट इज कस्टमर एज कॉम्पिटिटर। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कस्टमर रोल इन प्रमोशन। जैसे कि आपको पता होगा कि जब अगर आप कहीं सर्विस लेने जाते हैं और वहाँ पे आपको उसकी सर्विस अच्छी लगेगी, तो बट ऑब्वियसली कि आप क्या करोगे, उसका प्रमोशन भी करोगे, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी करोगे, लोगों को बताओगे, और लोग जो है फिर वहाँ पे और लोग जाएंगे उसको, वहाँ की सर्विस को यूज़ करना पसंद करेंगे। तो कस्टमर का रोल जो है प्रमोशन में भी होता है। तो सर्विस डिलीवरी के केस में जो है कस्टमर्स के ये सारे रोल्स होते हैं। डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कस्टमर की डिमांड को मैनेज करेगा और डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को, यानी कि अपने लेबर को, अपने इक्विपमेंट को, अपने जो भी वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करेगा। तो दैट इज़ डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, यानी कि कितनी डिमांड आ रही है उसकी अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे कितना लेबर है, आपके यहाँ पे क्या रिसोर्सेज है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। क्लियर। तो डिमांड मैनेजमेंट क्या हो गया, फोकस्ड एफर्ट टू एस्टिमेट एंड मैनेज कस्टमर डिमांड। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है कि हम एस्टिमेट कर सके कि हमारे पास क्या डिमांड आ सकती है और उसको हमें कैसे मैनेज करना है। अब सपोज कि कोई रेस्टोरेंट है, तो नॉर्मली होता क्या है कि वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे पे क्या होता है कि रेस्टोरेंट पे लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया तो उस केस में जो है किसी शॉप पे या फिर किसी रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते हैं, फिर मूवी हॉल में खासकर जो है वीकेंड पे जो है मूवी देखने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, पहले से ही एस्टिमेट कर लेता है कि हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है, कस्टमर की डिमांड ज़्यादा आने वाली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने यहाँ पे प्लानिंग कर लेता है कि उस डिमांड को कैसे वो मैनेज करेगा। और उस डिमांड को मैनेज करने के लिए क्या मैनेज करना पड़ता है, कैपेसिटी। क्लियर। इसीलिए दोनों को एक ही साथ हम करते हैं। डिमांड को मैनेज करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी को मैनेज करना पड़ेगा विद इन द इंटेंशन ऑफ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू शेप ऑपरेटिंग डिसीजन। यानी कि जो डिमांड मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, वो किस पर्पज से कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी ऑपरेटिंग डिसीजन को सेव कर सकें, अपनी ऑपरेटिंग डिसीजन से रिलेटेड हम डिसीजन ले सकें। अब सपोज करिए कि किसी रेस्टोरेंट में 50 चेयर एंड टेबल्स हैं, यानी कि 50 कस्टमर्स जो है वो बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन डिमांड आई और उस दिन जो है आपके यहाँ पे एम्प्लॉय कम है, तो अब आपको जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा कि पता है आपको कि सैटरडे को 50 कस्टमर आएंगे, उसके लिए आपको एटलीस्ट 20 वेटर्स चाहिए, तो 20 वेटर्स नहीं हो पाए तो आपको उस चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा।
पड़ेगा, तभी आप उस डिमांड को मैनेज कर पाओगे। नहीं तो जो है कस्टमर्स ज़्यादा हो जाएंगे, आपके यहाँ पे कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिर आप जो है सही से कस्टमर को डील नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, डिमांड मैनेजमेंट एक प्लानिंग मेथोडोलॉजी है। यानी कि यहाँ पे क्या करो, आप एस्टिमेट करते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी कैपेसिटी को मैनेज करते हो, जिससे कि आप डिमांड को मैनेज कर सको, जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। क्लियर? तो प्लानिंग मेथोडोलॉजी है। तो डिमांड फोरकास्टिंग मेथड आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मार्केटिंग में भी जो है आपने पढ़ा है, मैनेजर इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है। तो वही सारी टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे क्या है कि एस्टिमेट किया जाता है। ट्रेंड खास करके यहाँ पे क्या देखा जाता है, ट्रेंड देखा जाता है कि नॉर्मली फेस्टिवल्स हो गया या फिर वीकेंड्स हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हिल स्टेशंस, तो हिल स्टेशंस में समर टाइम में, जो गर्मी की टाइम होती है, उस टाइम में हिल स्टेशन में जो होटल्स की डिमांड है, रेस्टोरेंट की डिमांड है, वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो उस वक्त उनको जो है उस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो उस वक्त उनको लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, उनको स्पेस की, फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। दैट इज डिमांड मैनेजमेंट। तो इट इज़ यूज टू फोरकास्ट एंड प्लान हाउ टू मेक डिमांड फॉर सर्विस एंड प्रोडक्ट। क्लियर? तो डिमांड मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला है कम्युनिकेशन। आप सपोज करें कि आप जो है एक नाई की दुकान पे जाते हैं, तो क्लियर, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि दो जो है बाल काटने वाला बैठा हुआ है और सामने जो है दोनों कस्टमर, दो चेयर हैं, दोनों ऑक्यूपाइड हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बाल काटने वाला होता है वो क्या करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है कि सर आप जो है 12 बजे आ जाइएगा, 12 बजे खाली रहेगा, आप जो है आपको आसानी से सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, आपको आसानी से सर्विस मिल जाएगा। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपने क्या किया, कस्टमर की डिमांड को मैनेज किया। कस्टमर आया आपके यहाँ पे, उसने बोला, उसने आपसे डिमांड किया, लेकिन आप जो है फुली ऑक्यूपाइड थे, तो आपने क्या किया, उसको कम्युनिकेट किया कि सर आप 12 बजे आ जाएंगे तो आपको जो है सर्विस मिल जाएगी। तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो आपने डिमांड को मैनेज किया। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, यहाँ पे आप जो है, आप सपोज करें कि आपकी कैपेसिटी है 300 की, रेस्टोरेंट है वहाँ पे 300 की कैपेसिटी है, लेकिन आपके पास जो है वहाँ पे कस्टमर्स उतने नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यानी कि आपकी डिमांड कम हो जा रही है और कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है। तो इस केस में भी आपको मैनेज करना होगा। तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे, अपनी टाइमिंग और लोकेशन को भी मॉडिफाई करोगे या फिर अपने प्राइस को एडजस्ट करोगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके जरिए जो है आप अपनी डिमांड को मैनेज कर सकते हो। ज़्यादा है तो उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो, कम है तो उसको जो है बढ़ा सकते हो। क्लियर? और इसी डिमांड पे क्या डिपेंड करता है, कैपेसिटी मैनेजमेंट डिपेंड करता है। यानी कि क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी कैपेसिटी, यानी कि अपना टाइम, अपना लेबर, अपना इक्विपमेंट जो है, आपको अपनी फैसिलिटीज़ जो है आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट refers to the actions of ensuring a business maximize its potential activities and output at all time and under all condition to ultimately achieve maximum profit। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट किस चीज़ को रेफर करता है कि जो बिजनेस है वो अपने पोटेंशियल एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करता है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है हमेशा, ऑल टाइम एंड ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस में, चाहे डिमांड कम हो चाहे डिमांड ज़्यादा हो, वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को, आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दैट इज कैपेसिटी मैनेजमेंट। मैनेजिंग द अवेलेबल कैपेसिटी टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली। यानी कि जो आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी है उसको इस तरीके से यूज करना कि जिससे आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर ले रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी मैनेजमेंट। यानी कि आपके पास जितने भी लेबर हैं, आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, आपके पास जो भी टाइमिंग है, आप उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप जो है अर्न कर सकते हैं। तो कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि रुकावटें होती हैं, जिसकी वजह से आप कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, कैपेसिटी को मैनेज नहीं कर सकते, या फिर ऑप्टिमली जो है अपने कैपेसिटी को, रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। अब सपोज करिए कि आपके यहाँ पे बैठने के लिए 300 चेयर हैं, कस्टमर भी आपके पास 300 आ गए, लेकिन उनको सर्व करने के लिए आपके पास लेबर नहीं है। तो दैट इज लेबर कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से टाइम ओवर हो गया, टाइम कंस्ट्रेंट। इक्विपमेंट नहीं है तो इक्विपमेंट कंस्ट्रेंट। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कैपेसिटी को मैनेज नहीं कर पाते हो। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट में इसी पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से जो कंस्ट्रेंट है ना, इनको रिमूव किया जाए, जिससे कि हम अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकें। 300 बैठने के लिए हैं, लेकिन फिर भी आप 300 को जो है खाना नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से जो है रुकावटें आ जाती हैं, और इसी को मैनेज करना ही कैपेसिटी मैनेजमेंट कहलाता है। तो कैपेसिटी मैनेज करने के लिए अलग अलग प्लानिंग होते हैं, दैट इज टाइप ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे पहला है लीड स्ट्रेटजी। लीड स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होता है कि कैपेसिटी एडेड ड्यू टू एंटीसिपेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब आपको पता है कि सैटरडे को आपकी कैपेसिटी 300 सीटिंग की है, आपके यहाँ पे सैटरडे को और संडे को 300 लोग आ सकते हैं। तो आप क्या करते हो कि इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेते हो पहले से ही, और आपने क्या किया कि जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं 300 कस्टमर को डील करने के लिए, जो भी जितने भी वेटर चाहिए 300 कस्टमर को डील करने के लिए, जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल फिर यूटेंसिल्स चाहिए, आपने उसको पहले से ही अरेंज कर लिया। तो दैट इज लीड स्ट्रेटजी। यानी कि आप
लीड कर रहे हो, डिमांड आने से पहले आपने अपनी कैपेसिटी को प्लान कर लिया। क्लियर। दूसरा है लैग स्ट्रेटजी। लैग यानी कि आप बिहाइंड रह जाते हो, आपके पास जो भी आपकी पूरी कैपेसिटी थी वो पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन डिमांड आ जाती है तो आप क्या कहते हो, उसके बाद फिर आप जो है उसमें ऐड ऑन करते हो, तो दैट इज लैग स्ट्रेटजी। व्हेन कंपनी इज रनिंग एट मैक्सिमम कैपेसिटी एंड डिमांड राइजेज देन कैपेसिटी इज एडेड। यानी कि सपोज कि 300 की कैपेसिटी थी आपको और आपने 300 यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन और डिमांड वहाँ पे आ गई तो आपने क्या किया कि आपने और कैपेसिटी ऐड कर ली और लोगों को बुलवा लिया। अब सपोज कि घर बन रहा है, तो घर बन रहा है तो जो लेबर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि 10 या 20 लेबर्स हैं, एक मशीन किया जा रहा है, एक मशीन यूज़ किया जा रहा है। आपने पता चला कि 5 लेबर खाली बैठे हैं और घर बनाना है, तो आपने क्या किया, एक मशीन और मंगवा लिया और जो 5 लेबर खाली थे उनको उस मशीन पे भेज के और काम जल्दी करवा लिया, तो लैग स्ट्रेटजी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूज हो रही थी, लेकिन फिर आपको डिमांड बढ़ी तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा लेबर आपने जो है बढ़वा लिया। क्लियर। तीसरा है मैच स्ट्रेटजी। मैच स्ट्रेटजी में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे वैसे आप जो है कैपेसिटी को ऐड कर रहे हो। कैपेसिटी एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू चेंज इन मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है कि किस तरीके से जो है आप कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो इसमें जो है सपोज कि आपके पास डिमांड ज़्यादा आ गई, आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। आप जो है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को जो है एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए कि आपको पता है कि हर सैटरडे संडे जो ही सिर्फ डिमांड ज़्यादा होती है, तो आपने सैटरडे संडे के लिए 2 दिन के लिए जो है आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया। शेयरिंग ऑफ कैपेसिटी। क्लियर। आपको पता है कि बगल में ग्राउंड खाली है, आपके पास सैटरडे संडे को भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जो है बगल वाले की कैपेसिटी को यूज़ कर लीजिए, बगल वाले की जो भी रिसोर्सेज हैं, बगल वाले का जो भी इक्विपमेंट है उसको यूज़ कर लीजिए। जब उसको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको जो है दे सकते हैं। क्लियर। तो डिमांड को मैनेज करने के लिए अपनी कैपेसिटी को आप मैनेज कर रहे हो। डिमांड 300 की आ गई, आपके पास कैपेसिटी सिर्फ 200 की है, तो आपने क्या 100 के लिए बगल वाले की कैपेसिटी को यूज़ कर लिया। क्रॉस ट्रेनिंग। आप क्या है मल्टीपल जॉब परफॉर्मेंस के लिए जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दीजिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय आपका जो है डिलीवरी बॉय है तो सिर्फ डिलीवरी का काम आता है, नहीं, उससे वेटर का भी काम सिखा दीजिए। तो ये क्या है, क्रॉस ट्रेनिंग, यानी कि जब भी उसकी जरूरत पड़े तो उसको जो है दूसरे जॉब में भी यूज़ किया जा सके। इसी तरीके से स्ट्रेच एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाइए, टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है। हो सकता है कि आपके पास सुबह कस्टमर कम आते हैं, तो आप जो है सुबह को टाइम लेट करिए और रात को टाइम को ज़्यादा देर तक डिले कर दीजिए। लेबर को एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच करिए, यानी कि बढ़ाइए। लेबर को 5 ही हैं तो आपको 10 कर दीजिए। फैसिलिटीज़ को बढ़ाइए, एक ही स्टोर रूम है, 2 स्टोर रूम और कर लिए, 3 स्टोर रूम, या फिर आपने मल्टीपल और ब्रांचेज ओपन कर लिए। क्लियर। इक्विपमेंट्स को बढ़ाइए जिससे जो है आप सभी कस्टमर्स को डील कर सकें। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप जो है कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आपको अपनी कैपेसिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो डिमांड और कैपेसिटी मैनेजमेंट में क्या स्टेप्स फॉलो किया आपने, 3 स्टेप। यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप ही जो आप कर रहे हैं। पहला, व्हाट डिमांड डू आई हैव। आपको पहले अपने डिमांड को मैनेज करना होगा, यानी कि आपको ये जानना होगा कि आपका डिमांड कितना है, आपके पास क्या डिमांड है। उसके बाद, हाउ मच कैपेसिटी डू आई नीड। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, आपको कितने लेबर, कितना टाइमिंग, क्या इक्विपमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है व्हाट रिसोर्सेज डू आई रिक्वायर, यानी कि क्या आपके पास था और क्या आपके पास अभी चाहिए, उसको जो है आप एक्वायर करिए और फिर आप जो है अकॉर्डिंगली डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।